Hello students, welcome to Educate. Today we'll be moving on with part 2 of theme 5 जो आपका 5th chapter था of themes in Indian history class 12th NCERT और अभी तक हमने पढ़ा था इस चैप्टर में और इस चैप्टर का नाम था थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स. सो एज द नेम सजेस्ट्स अभी तक हमने देखा था कि कैसे अलग अलग ट्रैवलर्स अल-बिरूनी, इब्न बतूता एंड ऑल्सो बर्नियर, मनूची, इन सब के हमने अकाउंट्स देखे, इनको समझने की कोशिश करी, इनका क्या पर्सपेक्टिव था इंडिया को लेकर के, अलग अलग ट्रैवलर्स का, वो कैसे ट्रैवल करते थे, किस तरीके से वो यहाँ पहुंचे और क्या उनकी आगे की जर्नी रही, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख चुके थे और आगे इस चैप्टर में वील बी मूविंग ऑन with it further. All right. So up until now we had looked at how Al-Biruni viewed Indian culture, specifically the people, the society, how the country was in general, and so did Ibn Battuta. They had visited different shrines, and also what their encounter was with Indian religion, Indian lifestyle, Indian food, pan, coconut, इन सब के बारे में हमने देखा था. So moving forward, तो अल-बिरूनी का ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ वर्णास, अब वो वर्ण के बारे में बात करता है. बेसिकली एज वी हैव रेड बिफोर, अल-बिरूनी का मेनली जो इंडिया में इनकाउंटर था, बिकॉज गजनविड एम्पायर में वो था, महमूद गजनी के अंडर एज अ हॉस्टेज लाया गया था उसको. सो वी हैव नोटिस्ड हाउ हिज परसेप्शन वाज शेप्ड जब वो अफगानिस्तान आया ख्वारिज्म से, जो कि ओरिजिनली वो उज्बेकिस्तान का था. सो वी हैव नोटिस्ड कि कैसे उसने अपने तरीके से पूरा इंडियन सिस्टम को समझने की कोशिश करी, विच वॉज मेनली थ्रू शास्त्र और धर्म सूत्र थे ब्राह्मणों के द्वारा, उनसे जो भी उसे सीखने को मिला वहां से उसने देखा. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू हिज डिस्क्रिप्शन. द हाइएस्ट कास्ट आर द ब्राह्मण, of whom the book of Hindus tell us that they were created from the head of the Brahman. And as the Brahman is the only another name for the force called nature, and the head or the highest part of the body, Brahmana, are the choice part of the whole genus. Therefore the Hindus consider them the very best of mankind. Basically पुरुष सूक्त में ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में. So he is प्रथम मंडल में है, उसके बारे में ये कहा गया है. The next caste are the Kshatriya, who were created, as they say, from the shoulders or the hands of the Brahman. Brahmanasya mukhya manasi bahurajan krita. That's what's written in Sanskrit. Exactly इसी चीज को अल-बिरूनी ने ट्रांसलेट किया और समझने की कोशिश करी. However, आगे हम ये देखेंगे कि इतना ज्यादा आखिर वर्ण सिस्टम उस टाइम पे रिजिडली फॉलो होता भी था या नहीं, क्योंकि एक क्रिटिक अल-बिरूनी का ये देखने को मिलता है दैट व्हेन ही केम टू इंडिया ही कुड नॉट ट्रैवल एज फार वाइड एज पॉसिबल. वो ज्यादातर पंजाब और मुल्तान के साइड में घुमा है बहुत एक्सटेंसिवली, बाकी जगहों पे उसका उतना मेंशन है नहीं. शायद एक दो बार दिल्ली आया हो, दौलताबाद एंड ऑल दीज प्लेसेस. वी हैव आल्सो read about the accounts of Ibn Battuta as well. So now we see अल-बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन है पूरा उसने बताया, वैश्य फ्रॉम द स्टमक एंड शूद्र फ्रॉम द फीट, ये सारी चीजें उसने बताई. बिटवीन द लैटर देयर इज नो, बिटवीन द लैटर टू क्लासेस देयर इज नो वेरी great distance. However, as these classes differ from each other, they live together in same towns and villages, mixed together in the same houses and lodgings. All right. उसने कहा हालांकि ये डिफरेंस था, लेकिन फिर भी एक ही विलेज में, एक ही सेटलमेंट में साथ में रहा करते थे ये 4 के 4 कैटेगरीज. नाउ एज वी हैव सीन, जो अल-बिरूनी का डिस्क्रिप्शन है कास्ट सिस्टम को लेकर, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था जो उसने संस्कृत में पढ़ा था, शास्त्र पढ़े थे, ब्राह्मणों के साथ उठना बैठना था, उसकी ट्रांसलेशन पे ज्यादा बेस्ड था. हाउएवर इन रियल लाइफ द सिस्टम वाज नॉट दैट रिजिड. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि जो कैटेगरीज हैं, जैसे अंत्यज, जो कि 4 फोल्ड सिस्टम, इस 4 वर्ण के सिस्टम से बाहर पैदा होता है, उसे अंत्यज कहा जाता था. एंड वो इनएक्सपेंसिव लेबर प्रोवाइड करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब सस्ता लेबर लैंडलॉर्ड्स को और जो थोड़ी बहुत जमींदार कास्ट थी उनके लिए. एंड सोशल ऑपरेशन
के बारे में ये लिखा गया है कि हो सकता है उनके साथ सोशल ऑपरेशन हो रहा हो, बट जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्हें इंक्लूड किया गया था, सो दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द अंडरटेकिंग ऑफ बिजनेस और ट्रेड दैट वाज हैपनिंग विद इन द सोसाइटी। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखेंगे इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। इब्न बतूता को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी जानने के लिए कि क्या है। इब्न बतूता दिल्ली आया 14th सेंचुरी में, और वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस इस्लामिक शरिया लॉ को पढ़ चुके थे। एंड इब्न बतूता वाज फ्रॉम टंजियर, मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका, एंड ही वाज बोर्न टू एन अरब मुस्लिम फैमिली, सुन्नी मुस्लिम फैमिली। एंड वो अपने आसपास देखता था, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड एक ग्रुप ऑफ लीनियज से बिलोंग करता था। ऑल ऑफ हिज एंसेस्टर्स वो मोस्टली एजुकेटेड, लाइक रियली एजुकेटेड। तो उसके आसपास जो लोग रहते थे वो भी इस्लामिक लॉ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे स्ट्रिक्टली, बट इब्न बतूता का धीरे धीरे परसेप्शन चेंज होने लगा। ही यूज्ड टू थिंक कि पीपल कैन लर्न मोर फ्रॉम ट्रैवलिंग एज कंपेयर टू बुक्स, जस्ट स्टडीइंग एज इट इज। तो यहाँ पे इब्न बतूता थोड़ा डिफर करता है और वो बाकी जगहों पे ट्रैवल करना शुरू कर देता है। एज ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पे घूमा, बहुत ज़्यादा उसे लैंग्वेजेस आती थी, अरबिक, टर्किश, पर्शियन और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस भी। अपने उसने आइडियाज़ बहुत ज़्यादा किंग्स के साथ शेयर करे, अलग अलग ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करता था डिफरेंट रॉयल फैमिलीज के साथ, किंग्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करता था और अपने व्यूज़ बताता था। एंड इब्न बतूता को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेट्रनेज भी मिला, काफ़ी उसे पोस्ट्स मिली, ही हेल्ड प्रिटी डिसेंट पोस्ट्स। उसने काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के बारे में लिखा, मेन एंड वुमेन, अबाउट, ही रोट अबाउट पोएट्री, एंड एट द सेम टाइम उसने रॉयल फैमिलीज की जो डेली फंक्शनिंग होती है उसके बारे में बात करी। एंड वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टाइल से और इंट्रीगिंग स्टाइल से बताता था दैट जो भी रीडर हो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो कोकोनट एंड द पान, इब्न बतूता की जो स्ट्रैटेजी थी रिप्रेजेंट करने की, जैसे नारियल और पान, क्योंकि इब्न बतूता कम्स फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका एंड अल-बिरूनी केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे नॉट वेरी फर्टाइल कंट्रीज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन उतनी नहीं है, सो दैट इज़ वाई जब उन्होंने यहाँ पे पान देखा, बीटल लीफ इतना ज़्यादा यूज़ होता है, कोकोनट इतना ज़्यादा यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुए थे इससे। दे हैड रिटन मच अबाउट इट, जैसे कि कोकोनट के बारे में लिखा है, इट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ मैन एंड एट द सेम टाइम इट इज सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड एंड प्रीटी हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड। पूरा उसको डिस्क्राइब करा है, ब्यूटिफुली डिस्क्राइब करा है, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द न्यू fruit or the genus that he saw for the first time. Also the same is with beetle leaf. बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा था इब्न बतूता को बीटल लीफ, और उसने पूरा बताया कि कैसे बनता है, उसमें क्या क्या डलता है। सो हियर वी कैन ऑल्सो लुक एट दैट। ओके, इब्न बतूता इन इंडियन सिटीज। अब इब्न बतूता ने जो अलग अलग शहरों के बारे में लिखा है, सिटीज कैसे डेवलप होती थी, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी ट्रेड होता है, वैसे एक टाउन और सिटी डेवलप हुआ करती थी, या फिर कोई रिलीजियस श्राइन हो, बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर हो, तो भी सिटीज जल्दी डेवलप होती हैं। तो इब्न बतूता ने काफ़ी सारे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा देखा कि इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड दे वर डेंसली पॉपुलेटेड टाउन्स and which were caused by wars or invasions. ऐसा लगता है जैसे इब्न बतूता को ये सारे जो मार्केट है बहुत ज़्यादा कलरफुल लगती थी, जो बाजार लगते थे जहाँ पे ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, बहुत ज़्यादा वैरायटी और कलर्स और डिफरेंट ऑप्शंस के साथ प्रेजेंटेड लगता था, a lot of spices, textiles, you name it. Everything was being sold in the market, as it was an important center from distant lands and from here indigenously as well. यहाँ पे हम देखते हैं इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर बताया है, साथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है,
एंड ही हैज कंपेयर्ड इट टू दौलताबाद की दिल्ली के मुकाबले अगर कहीं पॉपुलेशन है या इस टाइप का फोर्टिफिकेशन है तो वो दौलताबाद में हो सकता है एंड ईजिली राइवल्ड दिल्ली इन साइज. ओके, तो इब्न बतूता का एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम द अकाउंट ऑफ दिल्ली ऑफन स्पेल्ड एज दिल्ली इन टेक्स्ट्स ऑफ द पीरियड. दिल्ली, ओके. जो दिल्ली है उसने लिखा है दिल्ली. वो बहुत बड़ा शहर है और इसके जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है. यहाँ पे आसपास फोर्टिफिकेशन बहुत बड़ी है. 28 गेट्स हैं, 28 दरवाजे हैं. एंड जो बदौन दरवाज़ा है सबसे ज़्यादा बड़ा है. मंडवी दरवाज़ा, वहाँ पे मंडी लगती है, ग्रेन मार्केट है, तो उसके बारे में लिखा है. एंड गुल दरवाज़ा जहाँ पे ऑर्किड है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स की वैरायटी है. उसने सेमेट्री की बात की है और जो कब्रिस्तान है वहाँ पे अलग अलग टाइप के फूल हैं. एंड दैट्स हाउ ही हैज डिस्क्राइब्ड कि काफ़ी ज़्यादा अपर पार्ट, लोअर पार्ट, हॉर्समैन, इन्फेंट्री, मिलिट्री, बहुत ज़्यादा एक ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट किया है दिल्ली को. ओके, जो बाजार थे वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की जगह नहीं थी. दैट्स इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टू रिमेंबर. सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी वहां पे बहुत बखूबी होती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मार्केट प्लेस है जहाँ पे बिजनेस या ट्रेड कंडक्ट होता था उस टाइम पे, तो अक्सर म्यूजिशियंस, आर्टिसंस एंड एट द सेम टाइम काफ़ी सारे अलग अलग कलाकार, नाटक करने वाले, एक्टिंग करने वाले, एक्टर्स, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, समथिंग लाइक दैट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, वो आकर के प्रेजेंट करते थे. एंड इट यूज टू बी ए प्रिटी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी. दूर दूर से लोग आते थे, अपने आइडियाज भी एक्सचेंज करते थे क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता था. बहुत डिस्टेंट लैंड से आते थे, एज फार एज यूरोप. यहाँ पे ट्रैवलर्स आए हैं. एशिया, एज फार एज ईस्टर्न एशिया लाइक चाइना, कोरिया, यहाँ से भी ट्रैवलर्स आते थे. या तो ट्रेड के एक तरीके से मकसद से आते थे या फिर वो आते थे किसी रिलीजियस पिलग्रिमेज के उससे. जैसे बुद्धिस्ट मंक्स बहुत ज़्यादा घूमते थे, वो बिजनेस और ट्रेड के लिए तो आएंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आते थे अपने आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए. ऐसे काफ़ी सारे लोग दिल्ली आया करते थे. तो इब्न बतूता ने ये भी देखा कि इतना ज़्यादा वेल्थ है यहाँ पे और लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. साल में किसान 2 टाइप के डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकता है. ये उसको बहुत अच्छा लगा था देख करके. और जो इंटर एशियन एक तरीके से ट्रेड है, इंडिया का जो लोकेशन है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बिकॉज इट कनेक्ट्स the subcontinent to Southeast Asia at the same time along with Middle East. Okay, तो जो यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल्स थे, कॉटन, मुस्लिन और सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन, ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहते थे. और अलग अलग टाइप के कपड़ों की वैरायटी, मुस्लिन के बारे में भी इब्न बतूता बताता है. इब्न बतूता ने दौलताबाद के बारे में भी लिखा है कि ये काफ़ी एक अच्छा मंजर था वहाँ पे एज कम्पेयर टू दिल्ली एज वेल, बिकॉज ही कीप्स कंपेयरिंग दिल्ली टू दौलताबाद, क्योंकि उसे लगता है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है दो शहरों में उस टाइम पे जब वो यहाँ पे आया था. एंड दौलताबाद में जो मार्केट है उसके बारे में ही हैज़ रिटन दैट इट्स फिल्ड विद ब्यूटीफुल बाजार्स. एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे भी ऐसे डांस, एंटरटेनमेंट होता रहता था और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है बाज़ार में. डिफरेंट तरीके की स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, यू नेम इट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड इट्स प्रिटी कलरफुल. ये सारी चीज़ें देखने को उसे मिलती थी और बहुत ज़्यादा डांस, म्यूज़िक होता था. ओके, यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करते थे ट्रैवलर्स, कैसे इतना दूर जा करके, एज वी हैव ऑल्सो टच्ड अपॉन इट अर्लियर, बहुत टाइम लगता था. जैसे मुल्तान से दिल्ली आने में 40 days, 50 days, 100 days, and that's why it took a lot of time to travel at that time. बहुत डिफरेंट फैक्टर्स थे जिसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इन पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. सो जो स्टेट है, किंगडम यानी कि जो रॉयल फैमिली होती थी,
गवर्नमेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेजर्स लेती थी ताकि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके वाइल दे ट्रैवल्ड। बिकॉज अगर उनको कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली किंगडम की भी रेपुटेशन खराब होती है, और वहाँ पे ट्रेड करने से, बिजनेस करने से, विदेश में या फिर बाहर से जो बिजनेसमैन यहाँ पे बिजनेस करना चाहते थे वो थोड़ा डर जाते थे, और इससे फिर सरकार को ही घाटा होता था। सो ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर सप्लाइड विद इन्स एंड गेस्ट हाउसेस। अच्छे से गेस्ट हाउस और इनकी व्यवस्था होती थी रास्ते पे, मतलब लेजिट गेस्ट हाउस नहीं, बट इब्न बतूता एक एफिशिएंसी देख रहा था जो पोर्टेबल टेंट्स होते थे उनकी, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। एंड जो एक तरीके से जो एफिशिएंसी थी पोस्टल सिस्टम की, एक जगह से दूसरी जगह जो खत पहुंचते थे, मतलब स्टेशंस होते थे, आउटपोस्ट होते थे, और फटाफट वहां पे जो पोस्टल सर्विस होती थी वो लेटर जल्दी पहुंचा देती थी, और उसको देख करके बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था इब्न बतूता। फॉर एग्जाम्पल, एंड रेमिट क्रेडिट अक्रॉस long distances but also dispatch goods required at short notice. The postal system was so efficient that while it took 50 days to reach Delhi from Sindh, the news reports of spies would reach the Sultan through the postal service in just 5 days. मतलब कि जो पोस्टल सर्विस थी वो ज़्यादा एफिशिएंट थी। ट्रैवलिंग तो जैसे तैसे होती थी, लेकिन पोस्टल सिस्टम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। अलग अलग स्टेशन होते थे, पोस्टल स्टेशन होते थे, जिससे कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, सिंध से लेके दिल्ली तक का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था उसमें टाइम लगता था लगभग 50 डेज। और अगर पोस्टल सिस्टम की बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंच जाती थी सिर्फ और सिर्फ 5 डेज में। इट वॉज दैट एफिशिएंट। ऑल राइट, अ स्ट्रेंज नेशन। अब अगर अब्दुल रजाक समरकंदी की बात करें, एज द नेम सजेस्ट, ही वाज फ्रॉम समरकंद, उज्बेकिस्तान। उसने 1440s में एक बहुत ज्यादा एक टेक्स्ट लिखा है विच इज फिल्ड विद अ सीरीज ऑफ इमोशंस, और काफी एक तरीके से वाइब्रेंट वे में उसने इसे पोर्ट्रे किया है। उसने एक तरीके से कहा है कि जैसे कैलीकट का जो पोर्ट है वहां पे, कैलीकट प्रेजेंट डे कोझिकोड केरला में, वो बहुत ज्यादा एक उसने देखा कि वहां के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज उसे लग रहे थे। दैट्स हाउ ही वाज अपैरेंटली फीलिंग जब वो वहां पे पोर्ट पे पहुंचा। और उसने देखा कि 9 घर, बेसिकली वो 9 घरों के आसपास से निकला, और उसने आइडल हाउस देखे विच इज नॉट टू बी फाउंड इन द वर्ल्ड। उसने छोटे छोटे मंदिर जैसे आइडल हाउसेस होते हैं जिसमें मूर्तियां रखते हैं, वो देखा। एंड कवर्ड विद कास्ट ब्रॉन्ज विद 4 porticos. In the entrance portico was a statue likeness of a human being, full stature, made of gold. It had 2 red rubies for eyes, so cunningly made that you would say it could see what craft and artisanship. So उसने जब मैंगलोर वो पहुंचा, मैंगलोर से तकरीबन 9 मील दूर पहुंचा, उसने देखा कि छोटे छोटे मंदिर बने, आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं, कुछ देवी देवताओं की इंसान जैसे दिखने वाली मूर्तियां। उसमें उसने देखा कि रूबी यानी कि माणिक जो रत्न होता है उसकी आंखें लगी हुई थी, और पूरा गोल्ड का स्टैचू था, और वो इतनी फाइन क्राफ्ट्समैनशिप थी, वो देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड था। द कार्विंग, द डिटेलिंग एंड एवरीथिंग। एट द सेम टाइम उसकी आईज बहुत ज्यादा चमक रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टैचू देखता हो। ऑल राइट, ऑन हॉर्स एंड फुट, इब्न बतूता ने पोस्टल सिस्टम को थोड़ा कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया है। जो पोस्टल सिस्टम था उस टाइम पे 2 तरीके का था। द हॉर्स पोस्ट कॉल्ड उलुक is run by royal horses stationed at a distance of every 4 miles. The foot post has 3 stations per mile. It is called dawa, that is 1 of a mile. Okay, dawa जिसे हम फुट पोस्ट कहते हैं, एंड उलुक हॉर्स पे बैठ करके जो जाते थे पोस्ट डिलीवर करते थे, और उसमें 3 स्टेशन होते थे 1 मील में। और जो फुट पोस्ट पे 3 स्टेशन होते थे 1 मील पे, और बेसिकली 4 मील में 1 स्टेशन होता था उलुक में, तो बहुत जल्दी मैसेज पहुंचते थे। और नाउ एवरी 3rd of mile इज अ वेल पॉपुलेटेड विलेज, जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल होती थी इन केस पोस्टल सर्विस वालों को, बिकॉज दे वर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफ दे नीडेड एनीथिंग।
एंड काफी सारे वहां पे लोग बैठे होते थे। वहां पे एक तरीके से जो मैसेज होता था, दैट वाज कैरिड इन अ रॉड 2 cubits in length with copper bells at the top. When the courier starts from the city, bells on the other, he runs as fast as he can. जैसे रिले रेस होती है, फटाफट वो रॉड जिसमें थोड़ी घंटी लगी होती थी वो पहुंचाते थे, जिससे पता चल जाता था कि अब कोरियर आने वाला है, फिर वो उसे लेके दौड़ते थे। और बहुत ज़्यादा ऐसे एफिशिएंट थी पोस्टल सर्विस एट दैट टाइम। फुट पोस्ट हॉर्स पोस्ट से ज़्यादा एफिशिएंट था, और वो फ्रूट्स and often the foot post is quicker on horse post, and often it is used to transport the fruits of Khorasan which are much desired in India. खुरासन के आसपास का जो एरिया है which is basically अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से फ्रूट्स बहुत ज़्यादा डिमांड में होते थे इंडिया में। तो फुट पोस्ट यानी कि दवा ज़्यादा प्रेफरेबल थी। ओके, बर्नियर एंड द डिजेनरेट ईस्ट। अब हम बात करते हैं, इब्न बतूता ने हर चीज को ऐसा डिस्क्राइब किया है कि उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही थी, वो बहुत ज्यादा खुश था और बहुत अच्छी अच्छी और पॉजिटिव चीजें ही वो नोटिस कर रहा था और वो देख रहा था। बर्नियर बिलोंग टू अ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। अब जो बर्नियर है उसका थोड़ा अलग व्यू पॉइंट था। कैसे? वो बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड था कंपेयर करने में फ्रांस को और यूरोप को। Mostly he was comparing Western Europe to the Indian subcontinent, और वो सिचुएशन जो थी वो फ्रांस को देख करके वो ऐसा सोचता था कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। उसकी आइडिया ये थी कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इंटेलिजेंसिया को बेसिकली, वो जो लेवल है एक जिसमें लोग ऐसे बैठते हैं जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, उनको सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। Bernier's travels in the Mughal Empire is marked by detailed observations, critical insights, and reflection. His account contains discussions trying to place the history of the Mughals with some sort of universal framework. He constantly compared Mughal India with contemporary Europe, generally emphasizing the superiority of the latter. His representation of India works on the model of binary opposition, where India is presented as the inverse of Europe. He also ordered the perceived differences hierarchically, so that India appeared to be inferior to the West. Okay, तो यहाँ पे हम देखते हैं बर्नियर ने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया यहाँ की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और जो एक प्रीडोमिनेंटली रॉयल फैमिली सेंटर्ड एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था, क्योंकि उस टाइम पे मोनार्की थी, बट मोनार्की फ्रांस में भी थी, बट दैट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनार्की। दे हैड ऑलरेडी, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन लगभग था ही, एंड बिकॉज ऑफ द मैग्ना कार्टा कोडिफाइड सेट ऑफ लॉज जो यहाँ पे थोड़े मिसिंग थे। सो दैट इज वाई वो बहुत ज्यादा कंपेयर करता था इंडिया की सिचुएशन को यूरोप से, और यूरोप को ज्यादा सुपीरियर मानता था इन चीजों में, which was basically implementation of laws and taking the right decisions. ये आपका आंसर होगा। The question of land ownership। अब लैंड ओनरशिप की हम बात करें तो बर्नियर को ऐसा लगता था कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है यूरोप और इंडिया में वो है लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। फ्रांस में वो ऐसा मानता था यूरोप में ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी कम पोजेस करते हैं। And he was a firm believer in the virtues of private property and saw crown ownership of land as being harmful for both the state and its people. So he was through and through capitalistic in his approach. अगर हम समझना चाहें, उसे ऐसा लगता था कि जो मुगल एम्पायर है और उनका जो एम्परर है वो सारा लैंड ओन करते थे, जो कि टेक्निकली करते भी थे इस सब कॉन्टिनेंट में, और वो अपने एक सर्टन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपने चहेते लोगों को या फिर जो भी मुगल फैमिली के क्लोज हों या फिर जिसको भी वो देना चाहें उसको लैंड ग्रांट कर देते थे। बट मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द मुगल एम्पायर। दैट इज व्हाट बर्नियर नोटिस्ड। ओके, जो ये एक आइडिया था इसको बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस मानता था वो एक कंट्री के इकोनॉमी के लिए, और उसे लगता था इससे इकोनॉमी
स्टैग्नेंट रहती है और ग्रो नहीं कर पाती। ये जो परसेप्शन है ये सिर्फ वर्नियर का ही नहीं, 16th और 17th सेंचुरी में ज्यादातर अगर कोई यूरोपियन ट्रैवलर्स आए हैं, ट्रेडर्स आए हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स लिखे हैं, लगभग सबका ही ये व्यू पॉइंट था इंडिया को लेकर के। जो क्राउन ओनरशिप है, एक तरीके से रॉयल फैमिली जो लैंड ओन करती है, बर्नियर को ऐसा लगता था कि लैंड होल्डर्स इस तरीके से अपने बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे जो इनहेरिटेंस होती है। बिकॉज लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई इंसान जिसके नाम पे कोई जमीन है, टेक्निकली उसने मुगल एम्पायर से लीज पे ली है या फिर उनको एज अ टेनेंट वहां रह करके टैक्स के रूप में अलग अलग चीजें, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मनी, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी कैटल, वट एवर, इट कुड बी एनीथिंग। इस तरीके से अगर वो लैंड पोजेस करते हैं तो एक दिन जब वो नहीं रहेंगे, सो दैट लैंड विल बी टेकन ओवर बाय द क्राउन and henceforth it won't be passed over to the next generation. That's what Bernier thought. और ये जो एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडिया में उस टाइम पे, वो एक जो नई क्लास बनना चाह रही थी अपार्ट फ्रॉम द फोर्स सिस्टम एंड द inferiorness, the inferiority of the Indian way of governance as according to Bernier, एक नया क्लास लैंडलॉर्ड्स का ग्रो नहीं कर पा रहा था। सो इट वॉज होल्डिंग ऑन द प्रॉस्पेरिटी अकॉर्डिंग टू बर्नियर दैट कुड हैव कम टू दिस लैंड। एक्सक्यूज मी। ओके, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब हम बात करें पेल्सर्ट की, एक डच ट्रैवलर नेदरलैंड से, हॉलैंड से आए थे। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को देखा अर्ली 17th सेंचुरी में और उन्होंने देखा पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी, तब से वो नोटिस करा। उन्होंने लिखा है कि गरीबी यहाँ पर इतनी है कि बताने और सुनने में फर्क है, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, और बहुत खराब लगता है। और काफी सारे पेजेंट्स हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है और लोग भूखे मर रहे हैं एटसेट्रा। ये भी एक डच ट्रैवलर ने लिखा है, पेल्सर्ट। ऑलराइट, जो लैंड का ये पॉलिसी थी, एक तरीके से बर्नियर उसे मानता था कि ये बहुत ज्यादा खराब है एंड जो यूनिफॉर्म रुइनेशन है एग्रीकल्चर का, उससे बहुत ज्यादा ऑपरेशन देखने को मिलता है पेजेंट्स का, और इससे लिविंग स्टैंडर्ड्स इन जनरल खराब होते हैं पूरे सोसाइटी के, एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी जो ऊपर मुगल कोर्ट के क्लोज थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पुअर पेजेंट, बर्नियर का एक डिस्क्रिप्शन है पेजेंट्री का कंट्री साइड में, कि जो पेजेंट्स होते थे वो कैसे रहते थे। Of the vast tracts of our country constituting the empire of Hindustan, there are little more than sand or barren mountains, badly cultivated and thinly populated. Even a considerable portion of the good land remains untilled for want of laborers, many of whom perish in the consequence of the bad treatment they experience from the governors. The poor people, when they become incapable of discharging the demands of their rapacious lords, are not only deprived of the means of subsistence, but are also made to lose their children who are carried away as slaves. Thus it happens that the peasantry, driven to despair by so excessive a tyranny, abandon the country. In this instance, Bernier was participating in contemporary debates in Europe concerning the nature of state and society, and intended that his description of Mughal India would serve as warning to those who did not recognize the merits of private property. तो बर्नियर ने बताया बहुत ज्यादा ऑपरेशन था, बिकॉज एवरीथिंग वाज रूल्ड बाय द क्राउन। सो ही हैज आल्सो नोटिस्ड दैट एट दैट टाइम बहुत ज्यादा, जो एक तरीके से हम देखते हैं लैंडलॉर्ड्स ऑप्रेस करते थे पेजेंट्स को, बहुत ज्यादा ऑपरेशन था,
उन्हें बहुत अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते थे, लैंड खराब था, बंजर जमीन थी, उसमें भी जबरदस्ती फसल उगानी पड़ती थी। ऑल राइट। और इसके साथ अगर हम बात करें, बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को ऐसा डिस्क्राइब किया है कि बहुत ज्यादा एक इनसिग्निफिकेंट और इनडिफरेंशिएटेड मासेस हैं। जो मासेस हैं वो ऐसे हैं, एक तरीके से एक जैसे ही हैं लगभग, और उनके ऊपर राज सिर्फ एक थोड़ा सा परसेंटेज कर रहा है सोसाइटी का, बहुत कम। और जो बहुत ज्यादा रिच है और पावरफुल है, उसने उस टाइम पे भी देखा था कि जो मासेस है वो गरीब है, और जो उनके ऊपर राज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, लेकिन वो बहुत कम है सोसाइटी में, अ सर्टेन परसेंटेज, लाइक अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी। सो और जो सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा अमीर के बीच में जो होता है, ऐसा कोई सोशल ग्रुप है ही नहीं, मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसने कहा था कि देर इज नो मिडिल क्लास इन इंडिया, और बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोली थी। ऑल राइट। एक्सक्यूज मी। अ वार्निंग फॉर यूरोप। सो एक एक्सर्प्ट है बर्नियर का, जिसमें यूरोपियन किंग्स को बोला था, बहुत वार्न किया था उसने कि इंडिया का मॉडल फॉलो ना करें, एंड दे शुड फॉलो द मॉडल ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। सो वी सी हियर, जो किंगडम्स थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे फ्रॉम द कल्टिवेटेड पीपल, और बहुत ज्यादा रिच थे, नॉर्मल लोगों से डिफरेंट था। एंड आवर किंग्स आर अदरवाइज रिच एंड पावरफुल, and we must avow that they are much better and more royally served. They would soon be kings of deserts and solitude, of beggars and barbarians, such as those of whom I have been representing, the Mughals. Okay. Kings of deserts, solitudes, of beggars and barbarians. मतलब इंडियंस को बारबेरियंस, बेगर्स और एक ऐसी जगह बताई, डेजर्ट ऑफ सॉलिट्यूड। तब से इंडिया का ये एक नोशन बना हुआ है। आज की डेट में जो हम देखते हैं इंडियंस के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे स्टीरियोटाइप है, रेशियल अब्यूज चल रहा है, ये स्टीरियोटाइप नया नहीं है, तब से चलता आ रहा है। ओके। तो बहुत बड़ी सिटीज हैं, बरोज हैं, और इनहैबिटेबल है, रहने लायक नहीं है, फिल्थ है, बेकार है। अगर अपना आपने प्राइवेट मॉडल नहीं अपना है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे। दैट्स व्हाट बर्नियर इज ट्राइंग टू वार्न द यूरोपियन किंग्स। नाउ बर्नियर ने जो मुगल एम्पायर है उसको ऐसा कहा था, एज वी हैव स्टडीड, अ किंगडम दैट रूल्स ओवर बेगर्स एंड बारबेरियंस। और जो सिटीज और टाउन्स थे वो बेकार थे, कंटेमिनेटेड थे, गंदे थे, फिल्थी थे, हवा खराब थी, जमीन खराब बताई है, बुशेस हैं, पेस्टिलेंशियल मारिशेस हैं, और काफ़ी सारा। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे जो ओनरशिप है लैंड की वो क्राउन के पास है, इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप नहीं एग्जिस्ट करती इंडिया में। इस चीज को बर्नियर ब्लेम करता है। Curiously, none of the Mughal official documents suggest that the state was the sole owner of the land. For instance, Abul Fazl, the 16th century official chronicle of Akbar's reign, describes the land revenue as remunerations of sovereignty, a claim made by the ruler on his subjects for the protection that he provided rather than the rent on the land that he owned. Basically, तो ये था कि टैक्स नहीं था, लेकिन एक तरीके से राजा को प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी कि हम तुम्हें जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर के लोगों से। सो यूरोपियन ट्रैवलर्स ऐसे क्लेम्स हो सकता है इसलिए करते थे क्योंकि लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, ये बात तो सच है, कभी कभार बहुत ज्यादा हाई होती थी, अनरियलिस्टिक होती थी। एंड ये रेंट या लैंड टैक्स नहीं था, ये टैक्स था क्रॉप्स के ऊपर, फूड ग्रेन्स के ऊपर। ऑल राइट, उस वजह से तो बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है उस टाइम पे, क्योंकि वन ऑफ द अर्लीस्ट यूरोपियन ट्रैवलर्स था टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट,
उसने काफी सारे डिफरेंट वेस्टर्न ट्रैवलर्स को उसके काम ने इन्फ्लुएंस किया. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच फिलोसोफर Montesquieu, for instance, used his account to develop the idea of Oriental despotism, according to which rulers in Asia, the Orient or the East, enjoyed absolute authority over their subjects who were kept in conditions of subjugation and poverty, arguing that the land all belonged to the crown. Excuse me, to the crown or the king, and प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉन एग्जिस्टेंट. मतलब तब से एक नोशन बना हुआ था कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. ऑल राइट, हालांकि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता. मे बी नॉट, हो सकता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी उस टाइम पे हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर मुगल एम्पायर में, हो सकता है ना हो. तो इस तरीके से काफी सारे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे उनके दिमाग में परसेप्शन बना हुआ था कि इंडिया में सिर्फ रॉयल्स ही सर्वाइव कर सकते हैं और उसके आसपास के लोग यानी कि एरिस्टोक्रेसी ही सर्वाइव कर सकती है, बाकी लोग बहुत ज्यादा गरीब रहते हैं. अब ये जो पिक्चर है रूरल सोसाइटी की, ये थोड़ी अलग है एज कंपेयर टू रियलिटी. जो 16th और 17th सेंचुरीज हैं उसमें रूरल सोसाइटीज में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले थे सोशली, और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन भी था. और इस टाइम पे जो बड़े जमींदार थे who enjoyed superior rights in land, and at the order of the untouchable landless laborers. In between was the big peasant who used hired labor and engaged in commodity production. और जो छोटा मजदूर होता था, स्मॉल पेजेंट होता था, वो कुछ मतलब प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता था अपने सर्वाइवल के लिए. कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी. अब सोशल रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी उस टाइम पे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. जो बर्नियर था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी था इंडिया को और मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा एक ऑप्रेसिव और बेसिकली डिकेड स्टेट में पोर्ट्रे करने में, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रियलिटी. जैसे कि आर्टिसंस को कोई उसे ऐसा लगता था कि आर्टिसंस जो कलाकार होते थे उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स, और प्रॉफिट्स जो थे वो स्टेट अपने आप में डिवाइड कर लेता था. मैन्युफैक्चरर्स उस टाइम पे हालांकि हर जगह डिक्लाइन पे थे. मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने साथ में बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाए थे. उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल्स यूज होते थे वो भी बहुत ज्यादा यूज हुए थे, एंड ओवरऑल इन जनरल डिक्लाइन बस चल ही रहा था बिकॉज ऑफ द मार्केट डिक्लाइन एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेजन्स भी हो रहे थे और लगातार वॉर्स भी चलती रहती थी. एट द टाइम ही कंसीडर्ड दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वर्ल्ड्स प्रेशियस मेटल्स flowed into India as manufacturers were exported in exchange of gold and silver. He also noticed that the existence of a prosperous merchant community engaged in long distance trade. Okay. अब अगर हम बात करें उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इंडिया में, और सोने का चम्मच यहाँ आप देख सकते हैं गोल्ड स्पून. और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उस टाइम पे हालांकि इंडिविजुअली भी बहुत होता था, जिसकी वजह से एक बहुत वेल्दी क्लास ऑफ बिजनेसमैन हु यूज्ड टू ट्रेड ओवरसीज उनका इमर्जेंस भी देखने को मिलता है. ये एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लॉथ एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन. उसने उसके बारे में लिखा है जैसे कि ज्यादातर जो नॉर्दर्न प्लेन्स या ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का बहुत ज्यादा फर्टाइल बताया. फॉर एग्जाम्पल बंगाल, उसको बेंगेल स्पेल किया है. उसने कहा इजिप्ट को भी ज्यादा सरपास कर लेता है, एंड प्रोडक्शन वहां पे चावल यानी कि राइस, कॉर्न और काफी नेसेसरी फूड ग्रेन्स भी वहां पे कल्टीवेट करे जाते हैं. इजिप्ट से कहीं ज्यादा फर्टाइल बताया है. और सिल्क, कॉटन और इंडिगो भी यहाँ पे पाया जाता है. एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडीज, इंडिया को बोला गया है. यहाँ पे आर्टिसंस बहुत ज्यादा आर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं. एम्ब्रॉयडरीज, गोल्ड सिल्वर क्लॉथ्स, ये सारी जरी वाले काम, सिल्क, कॉटन, इन सब की बनी हुई चीजें भी बनाई जाती हैं और एक्सपोर्ट करी जाती हैं ओवरसीज. दैट्स व्हाट बर्नियर हैज रिटन. ओके,
इनफैक्ट 17th सेंचुरी में लगभग 15% जो पॉपुलेशन थी वो शहरों में रहती थी, टाउन्स में रहते थे. दिस वॉज ऑन एवरेज हायर देन द पोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप इन द सेम पीरियड. साथ में बर्नियर बताता है मुगल सिटीज को एक तरीके से कैंप टाउन्स की तरह, जहां पे कैंप टाउन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि वो मोस्टली जो उनकी एग्जिस्टेंस थी और या फिर उनका सर्वाइवल था वो इंपीरियल कैंप की तरह यूज होता था. कैसे? ही बिलीव दैट दीज केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द इंपीरियल कोर्ट मूव्ड इन एंड रैपिडली डिक्लाइंड व्हेन इट मूव्ड आउट. उसने सजेस्ट किया था बेसिकली कि जो वायबल एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो इंपीरियल पेट्रनेज पे बेस्ड होता था, बिकॉज मुगल कोर्ट इन और आउट बेस्ड होते थे. एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुगल कोर्ट्स दिल्ली में भी 30,000 भी उस टाइम का है. सो उसको भी एट्रीब्यूट करता है बर्नियर इस बात के लिए. एज इन केस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, बर्नियर वॉज ड्रॉइंग एन ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर. ओके, लैंड ओनरशिप को लेकर के बहुत बायस्ड था और हर तरीके के शहर जो है उस टाइम पे मैन्युफैक्चर करते थे, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग टाउन्स भी होते थे, पोस्ट टाउन्स भी होते थे, बहुत सीक्रेट जगहें भी होती थी पिलग्रिमेज के लिए. और उनका जो इंडेक्स है प्रोस्पेरिटी में मर्चेंट कम्युनिटीज के साथ वो भी काफी ज्यादा ऊपर था एज कंपेयर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और एनी अदर कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम. और मर्चेंट्स की कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, उनकी अपनी ऑक्यूपेशनल बॉडीज थी जिनको महाजन कहा जाता था, और उनके जो चीफ होते थे वो सेठ होते थे. जैसे कि अर्बन सेंटर्स थे अहमदाबाद में, वहां के जो महाजन थे वो एक जो उनका चीफ था उसमें कम्युनिटी में उसको अगर हम बात करें, चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड द नगर सेठ. ओके, ये गुजरात में था. अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज फिजिशियंस, हकीम और वैद, टीचर्स, पंडित और मुल्ला, लॉयर्स, वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एटसेट्रा. कुछ लोग इंपीरियल पेट्रनेज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे और काफी सारे जो हैं अपनी लिविंग अर्न करते थे बाकी पेट्रन्स को सर्व करने में. और काफी सारे ऑर्डिनरी लोग तो मार्केट में भीड़ बन के खड़े होते थे और बाकी लोगों को, मर्चेंट्स को या बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं सर्व करते थे अपनी डेली लाइफ और ब्रेड के लिए. बर्नियर ने शायद एक ऐसे तरीके से खरखाना या कारखाना या वर्कशॉप्स के बारे में भी लिखा है जहां पे चीजें बनाई जाती थी. काफी सारे कारखानों के बारे में उसने बात करी है, जैसे कि अगर सोनार, पेंटर्स और साथ के साथ अगर शू मेकर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सिल्क, ब्रोकेड, मुस्लिम्स, इन सब के कारखानों के बारे में उसने बताया, इनकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से दी है. और ये भी बताया वहां पे काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है एंड उन्हें शाम को अपने घर जाना होता है, रेगुलर लोगों की तरह वो रहते हैं. And in this quite regular manner, their time glides away, no one aspiring for any improvement in the condition of life wherein he happens to be born. So basically, वो lack of ambition, lack of development attribute करता है again to basically lack of private land ownership. Women, sati and laborers, इनके बारे में ट्रैवलर्स का क्या कहना है? अब कभी कभार सोशल और स्टेट अफेयर्स के बारे में ट्रैवलर्स लिखते भी थे, उनके हमारे सोशल कस्टम्स के बारे में, जैसे कि स्लेव्स ओपनली बिकते थे मार्केट में और बाकी कमोडिटी की तरह, गिफ्ट्स की तरह एक्सचेंज भी करे जाते थे. इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने घोड़े और ऊंट और साथ में स्लेव्स भी खरीदे थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, उनको गिफ्ट करने के लिए. जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को भी एक स्लेव और एक हॉर्स गिफ्ट किया था और साथ में किशमिश और बादाम भी. इब्न बतूता से इतना ज्यादा खुश थे मोहम्मद बिन तुगलक कि जो सरमन था उसका जो नाम था नसीरुद्दीन, उसने 1001 टका, 100,000 टंका, 100,000 लगभग 1 लाख टंके उसे दिए थे
और 200 गुलाम भी दिए थे वापसी में। इब्न बतूता का जो अकाउंट है वो एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है स्लेव्स और रेगुलर लोगों के बीच में। फीमेल स्लेव्स भी होते थे सुल्तान के सर्विस में, और वो उनका काम होता था म्यूजिक, डांस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज। एंड इब्न बतूता भी उनकी परफॉर्मेंस इंजॉय करता था, और सुल्तान के सिस्टर की वेडिंग भी उसने देखी, और वहां पे भी उसने स्लेव्स को इंजॉय करते हुए देखा नोबल्स के साथ। स्लेव्स यूजुअली यूज करे जाते थे घर के कामों के लिए, लेबर के लिए, और इब्न बतूता उनकी सर्विस इंडिस्पेंसिबल बताता था। और बेसिकली आदमी और औरतें दोनों जो स्लेव्स होते थे वो पालकी या फिर डोला उठा करके जाते थे, जो कि ट्रैवलिंग के लिए यूज करा जाता था। जो प्राइस था स्लेव्स का उस टाइम पे, फीमेल स्लेव्स का डोमेस्टिक लेबर के लिए वो थोड़ा कम था, मेल स्लेव्स का थोड़ा ज्यादा था, और काफी कम फैमिलीज थी जो ये अफोर्ड कर पाती थी। ओके, लेकिन जो कर पाती थी वो लगभग एक मेल और फीमेल स्लेव दोनों रखते थे। कंटेम्पररी यूरोपियन ट्रैवलर्स and writers often highlighted the treatment of women as a crucial marker of difference between Western and Eastern societies. Not surprisingly, Bernier chose the practice of sati for detailed description. Bernier ने सती के बारे में बहुत अच्छे से लिखा। उसने ये कहा कि कुछ औरतें सती को एम्ब्रेस करती थी अपने हस्बैंड के मरने के बाद, और कुछ औरतें बिल्कुल जबरदस्ती जला दी जाती थी। स्लेव विमेन, इब्न बतूता ने बताया है स्लेव्स के बारे में यहाँ पे, जो कि स्लेव्स हुआ स्पाइज ऑन द नोबल्स। कुछ स्लेव्स जासूस की तरह भी काम करते थे राजा के लिए। नोबल्स के साथ जब वो टाइम स्पेंड करते थे तो बता देते थे कि क्या बातें अंदर इनर सर्कल में चलती हैं। चाइल्ड सती, परहैप्स द मोस्ट पॉइंटेड डिस्क्रिप्शंस बाय बर्नियर। बर्नियर ने सती के बारे में बात करी है कि उसने एक छोटी सी यंग विडो लाहौर में सैक्रिफाइस होते देखी, और वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। आसपास ब्राह्मण खड़े थे, मंत्र पढ़ रहे थे, और उसे सती की आग में डाल दिया गया। एंड शी वॉज बर्न्ट अलाइव, और बहुत ज्यादा शॉकिंग एक विजुअल था बर्नियर के लिए while he was in Lahore. Okay. However, women's lives revolved around much less besides the practice of sati. Child labor भी बहुत ज्यादा क्रूशल था एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। जो औरतें होती थी मर्चेंट फैमिलीज से, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करती थी, और कभी कभी वो बिजनेस डिसीजंस भी लिया करते थे। It therefore seems unlikely that women were confined to private spaces at that time. All right, तो बहुत ज्यादा biased opinion की बात यहां पर भी हुई है। Now we have reached the end of this chapter. अगर हम यहाँ बात करें, टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी तो आपके कॉन्सेप्ट्स आधे से ज्यादा क्लियर रहेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सम ट्रैवलर्स हु लेफ्ट अकाउंट्स 10th 11th सेंचुरीज में। अगर हम बात करें अल बिरूनी का ये पूरा नाम, फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ख्वारिज़्म। 13th सेंचुरी मार्को पोलो फ्रॉम इटली, इंडिया वो आया था बट मोस्टली कुबलाई खान के अंडर था इन चाइना। एंड 14th सेंचुरी इब्न बतूता मोरक्को से। 15th सेंचुरी अब्दुल रजाक समरकंदी, उसका पूरा नाम यहाँ समरकंद, अगेन फ्रॉम उज्बेकिस्तान। फिर बाद में 15th सेंचुरी में, लेट 15th सेंचुरी में निकिटिन रशिया से। 16th सेंचुरी बारबोजा पोर्चुगल। देन अगेन लेट 16th सेंचुरी सैयद अली रईस टर्की। फिर एंटोनियो मोसरे स्पेन। 17th सेंचुरी महमूद वली बल्खी, जो कि था बल्ख से, बल्ख पड़ता है अफगानिस्तान के पास, और शायद नहीं, इट फॉल्स इन उज्बेकिस्तान इफ आई एम करेक्ट। देन पीटर मंडी इंग्लैंड। जॉन बैप्टिस्ट टेवेनिया फ्रांस, और फ्रांसवा बर्नियर अगेन फ्रांस से। ऑल राइट, आई होप ये टाइमलाइन आपको क्लियर हो जाए ताकि आप
डेट्स में कंफ्यूज ना हो कि किस टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था और उसने क्या अपनी थ्योरीज दी और लगभग किस टाइम की भी बात हो रही है. दैट शुड बी क्लियर. ऑल राइट, किताब उल हिंद के बारे में अगर हम बात करें, एस्ट्रोनॉमी और अलग अलग टॉपिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन, फिलोसफी, रिलीजन, इन चीज़ों पे किताब उल हिंद लिखी थी. इट वाज रिटन बाय अल बिरूनी जो कि समरकंद से था, नो सॉरी उज्बेकिस्तान से था, ख्वारिज्म से. और महमूद गजनी के अंडर स्लेव था उस टाइम पे. उसने लगभग आई थिंक समवेयर अराउंड 15th सेंचुरी ही हैज रिटन किताब उल हिंद, जिसमें कि उसने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू संस्कृत टेक्स्ट्स उनको ट्रांसलेट किया है अरबिक में. और अल बिरूनी को बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी. उसने प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में भी पढ़ा था, उनकी ग्रीक ट्रांसलेशंस पढ़ी थी. एंड ही हैड रिटन ऑन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फिलोसफी, रिलीजन. और उसका एक लिखने का पैटर्न होता था, यूज्ड टू ऑलवेज स्टार्ट अप विद अ क्वेश्चन. एक यूनिक पैटर्न था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, काफी लोग उसे उस टाइम पे पढ़ा भी करते थे. यूज्ड टू स्टार्ट ऑफ विद अ क्वेश्चन, फिर उसका आंसर करता था अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसॉफिकल व्यू, और फिर लास्ट में वो उसे कंपेयर करता था विद डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, प्राइमरीली क्रिश्चियन, जूइश और इस्लामिक, बिकॉज उसे हिब्रू भी आती थी. So, compare and contrast perspectives from which Ibn Battuta and Bernier wrote their accounts of their travels in India. Perspective बहुत different है. Ibn Battuta बहुत ज़्यादा colorful, vibrant और अच्छे तरीके से देखता है apart from certain shocking experiences. Bernier बहुत ज़्यादा comparative है, इंडिया को थोड़ा filthy देखता है as a land of barbarians, poor people and beggars. And कुछ चीज़ें उसे ठीक लगती हैं, trade, commerce, strategic importance of the Indian subcontinent as per the location. So that is the main difference. Discuss the picture of urban centers that emerges from Bernier's account. Urban centers जिसके बारे में बर्नियर ने लिखा है, फ्रांसवा बर्नियर ने. He has written about different urban centers, towns जहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप्स होती थी, प्रोडक्शन होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी. He has written about goldsmiths and their organizations, different artisans, artifacts that were being produced, the jewelry that was being sold overseas, and all those things. So, slavery provided by Ibn Battuta, because Ibn Battuta himself purchased slaves along with horses and camels in his account and gifted it to the Sultan Muhammad bin Tughlaq. And उस टाइम पे स्लेव्स के उसने अकाउंट में लिखा है, मेल फीमेल स्लेव्स होते थे, मेल का प्राइस ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू फीमेल. अधिकतर लोग उन्हें हाउस होल्ड वर्क के लिए रखते थे. समटाइम्स दे वर यूज्ड एज स्पाइज फॉर अगेंस्ट द नोबल्स टू एंड दे वर सेंट बाय द किंग सो दैट दे कुड नो व्हाट वाज हैपनिंग विद इन देयर इनर सर्कल. What were the elements of the practice of sati that drew the attention of Bernier? Practice of sati, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था सती प्रैक्टिस को देख करके. उसने देखा कि कुछ लड़कियां जबरदस्ती सती में उन्हें बिठाया जाता था, कुछ लड़कियां विलफुली बैठती थी, और ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसको देख के बहुत ज्यादा शॉक था. एंड दे वर बर्न्ड अलाइव. वहां पे ब्राह्मण खड़े थे, दे वर chanting mantras and everything he has written in his account. Long answers. अल बिरूनी की जो अंडरस्टैंडिंग है कास्ट सिस्टम की, वो उसे कंपेयर करता है टू द क्लास सिस्टम ऑफ यूरोप, डिफरेंट क्लासेस, एंड ही सेज he differs on the idea कि चलो अगर differences हैं सोसाइटी में, that is well and good, but at the same time he does not agree with the theory of pollution कि कोई किसी को दूषित कर सकता है, छूअछूत में वो नहीं मानता था. Ibn Battuta's account is useful in, do you think Ibn Battuta's account is useful in understanding of life in contemporary urban centers? Give reasons for your answer. मेरे ओपिनियन में जी हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जैसे इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया है urban centers को, लाइवली मार्केट्स, बाजार्स जहाँ पे ट्रेड कंडक्ट हो रहा है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, कल्चर, सो वी कैन कंपेयर इट टू प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ मेनी अर्बन सेंटर्स जहाँ पे सब होता है. एंड इट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी अर्बन सेंटर्स बिकॉज उसने जिस तरीके से एक जगह को डिस्क्राइब किया है बहुत ब्यूटिफुली किया है, जिससे पता चल जाता है कि आसपास हो क्या रहा है. सो व्हेन यू रीड इब्न बतूता, आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है उसके अकाउंट्स पढ़ के कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं. बीइंग अ ट्रैवलर ही वाज ऑलरेडी वेल वर्स्ड, बहुत ज्यादा एजुकेटेड था, उसे पता था अपने थॉट्स को वर्ड्स में कैसे रखा जाए. उसको ये पता था कि कैसे उसने लिखना है कि रीडर्स को इंटरेस्टिंग लगे. दैट इज व्हाई इब्न बतूता के अकाउंट्स जब उसने लिखे थे बहुत ज्यादा
फेमस भी हुए थे. ओके, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच Bernier's accounts enables historians to reconstruct contemporary rural society. देखो, एक तरीके से सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट बर्नियर ने जो इंडियन सोसाइटीज के बारे में लिखा है कुछ गलत नहीं लिखा. ही इज टेक्निकली करेक्ट. जो तब भी था हम आज भी देख करके समझ सकते हैं कि हाँ सच रहा होगा कि मेजॉरिटी गरीब है, जो माइनॉरिटी उन पे रूल करती है वो कुछ ही परसेंटेज है लेकिन बहुत ज़्यादा रिच है, सिर्फ उन्हीं की लाइफ अच्छी है. मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या तो बहुत रिच थे बहुत पुअर थे, एंड मासेस पुअर ही थे. कुछ आर्टिसंस होते थे, कुछ पेजेंट्स होते थे, छोटे मोटे मर्चेंट्स होते थे, एंड ज़्यादातर जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे उनके पास पावर पैसा सब कुछ होता था. सो दैट्स व्हाट ही हैज़ रिटन, एंड बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. प्राइवेट ओनरशिप थी नहीं थी, शायद थी या फिर नहीं थी, वी डोंट नो, बट द चांसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी आर कि शायद नहीं थी. बिकॉज अगर प्राइवेट ओनरशिप थी एज द चैप्टर सजेस्ट्स, क्योंकि इसमें कई इंस्टेंसेस बताएं कि प्राइवेट ओनरशिप थी अकबर के टाइम पे, अबुल फजल ने लिखा भी हुआ है अकबरनामा में और अपने अकाउंट्स में कि बेसिकली प्राइवेट ओनरशिप होती थी. एक बस एक प्रोटेक्शन टैक्स लेना होता था, बट फिर भी जो एक फ्रीडम कंपेयर करना चाह रहा था बर्नियर यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडियन subjects की, when it just came to the subjects of a kingdom, he was technically correct. Now we've reached the end of the chapter, and I hope you've understood all the questions and answers. Map work projects तो आप कर ही सकते हैं, and ये आपका पूरा chapter था Through the Eyes of Travelers, chapter 5 of your class 12th NCERT history, आपकी second book of history में से. I hope you enjoyed the chapter and stayed with us through the entire time. Thank you, Team Educate.